बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गंवार समझने वाली बहू ने जब सासू माँ की डिग्रियां और औहदा देखा तो देखकर उसके होश ही उड़ गए। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही है। आज रोशनी की शादी है। रोशनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। रोशनी के माता पिता ने उसे बेटी की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद रोशनी आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। रोशनी आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की तो जरूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर हद से ज्यादा ही घमंड है। उसे ऐसे लगता है कि इसके जैसा कोई नहीं है। रोशनी का यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। कई बार तो रोशनी के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को बुरा भी लग जाता है, लेकिन रोशनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी शादी पास के ही एक शहर कानपुर में हुई। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई है। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने के बाद रोशनी अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में भी रोशनी का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था, अकड़ू और घमंडी। वह अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। आज रोशनी की रसोई की रस्म है। रसोई की रस्म करने के लिए वह रसोई में गई। उसमें भी उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी सारा काम तो देवयानी जी यानी रोशनी की सास ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही रोशनी ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर के रसोई में रोटियां बनाती हैं। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। आप ये मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के जमाने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। रोशनी की बातें सुनकर के बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार उसका मुंह ताकते रह गए कि देवयानी जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से सुना दिया। अपनी बहू की बातों को सुनकर देवयानी जी को भी थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा करके मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू रोशनी के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। दूसरे दिन देवयानी जी अपनी बहू से कहती है, बेटा कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए सगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। रोशनी अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी बात को सुना ही नहीं। गाने सुनते सुनते वह अपनी गर्दन को भी हिला रही थी। देवयानी जी को लगा शायद बहू ने उनकी बात को सुनकर के हाँ कर दिया है। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ है। सारे रिश्तेदार बैठे हैं। आज पड़ोस के लोग भी बैठे हुए हैं। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद देवयानी जी सगुन के लिफाफे लेकर के अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब तुम्हें सबको ये लिफाफे देकर के पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुनकर के रोशनी सभी के सामने देवयानी जी पे भड़कते हुए कहती है, आपने क्या समझ रखा है, मैं इतने सारे लोगों के पैर छूऊंगी, वो भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने जमाने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गवार नहीं हूँ। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ, और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं इन सब लोगों के पैर छूऊंगी, वो भी झुक झुक कर? मुझसे ये सब नहीं होगा। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती है, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें यह रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल देती। कम से कम सबके सामने इस तरह से मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। रोशनी कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की है? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठ करके लीड लगाकर गाना सुन रही थी। देवयानी जी को समझ में आ जाता है
कि बहू ने उनकी बात को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ देवयानी जी का बेटा रौनक भी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती हैं जिन्हें मानना पड़ता है। तुम भी इस रस्मों को निभा लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे रौनक के समझाने पर रोशनी शगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो देवयानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती है कि बहू ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज अपनी जगह, रस्मों को मानना भी अपनी जगह होता है। अगर हम चाहे तो सारी चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज के लिए सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यह जिंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। देवयानी जी इतना बोल ही पाती कि रोशनी बिना पूरी बात सुने अपने कमरे में चली गई। देवयानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी देवयानी जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही गृहस्थी संभालिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक दिन रोशनी अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई। देवयानी जी अपनी रसोई के काम को निपटाकर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगती है। तभी हड़बड़ाती हुई रोशनी घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर फाइल को छीनती हुई कहती है, आप मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, तो आपको मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? बहू की बातें देवयानी जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि वह अनपढ़ गवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी नौकरी, वह अपनी बात बोलने वाली ही होती है कि बहू अपनी फाइल को छीनकर वापस से घर के बाहर निकल गई। एक दिन रोशनी के मामा का फोन उसके पास आता है और वह कहते हैं कि वह कानपुर शहर में ही आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में भी नहीं आ पाए थे। रोशनी अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वह घर पर ना मिलकर के किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपने मामा को घर पर ना बुला करके रेस्टोरेंट में बुलाती है और रौनक को लेकर पहुंच गई। बातों बातों में मामा रोशनी को बताते हैं कि इस शहर से उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी वह कानपुर आए थे। उस समय पर इस शहर में एक बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उसका जलवा था। आसपास के लोग उनके नाम से ही डरते थे। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत बहादुर सब इंस्पेक्टर थी। रोशनी अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी और उसे लग रहा था कि वह उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वह अपने मामा से कहती है, मामा, क्या आप उन सब इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ, मैं उनसे मिला था और वह वाकया मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला कानपुर हाईवे के पास से गुजर रहा था तो हाईवे के पास ही 3-4 लोग बैठे थे। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वह तीनों मेरे कार के पास आ गए और कांच को नीचे करने के लिए कहा। जैसे ही मैं कांच को नीचे किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोग मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रखकर बोले, जितने भी पैसे और कीमती सामान है वह मुझे दो और गाड़ी की चाबी भी निकालकर मुझे दे दो। मैंने डर के मारे सब कुछ उन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह मेरा फोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंककर मेरी कार लेकर भाग गए। फटाक से मैंने पास के ही पुलिस स्टेशन में फोन लगा दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नजदीक था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय देवयानी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई।
मैं उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभ रह गया था, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थी। देवयानी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया। आज इस वाक़ये को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी मैं इस शहर में आता हूँ वह वाक़या ताजा हो जाता है। रोशनी उत्सुकता से पूछती है, मामा क्या आप बाद में उनसे मिले? हाँ, ठीक होने के 4 दिन बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी का धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन देवयानी जी ने तो 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि उसकी सास का भी नाम देवयानी है, कहीं उसकी सास वह देवयानी तो नहीं है। लेकिन फिर वह सोचती है, नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ गवार है, वह कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती है? और क्या दुनिया में एक ही देवयानी है? बहुत सारी देवयानी हैं। थोड़ी देर में रौनक भी वापस आ गया और कहता है, सॉरी मुझे देर हो गई, ऑफिस से जरूरी कॉल आ गई थी। लेकिन मामा जी आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर जरूर चलिए। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए अब तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। रौनक के कहने पर रोशनी अपने मामा जी को अपने ससुराल ले आई। मामा जी घर में आकर सोफे पर बैठ गए। रोशनी अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी मेरे मामा जी आए हैं, क्या आप चाय नाश्ता लगा देंगी? देवयानी जी चाय और पकोड़े बनाकर जैसे ही हॉल में प्रवेश करती है, उनको देखकर के मामा जी खड़े हो गए और जाकर के उनके पैर छूने लगे। अरे देवयानी जी आप, मैंने आपको कितना ढूंढा और आप मेरी रोशनी की सास है, मुझे पता ही नहीं था। रोशनी तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान है। रोशनी का मुंह मामा की बात सुनकर खुला का खुला ही रह गया। मामा आप कैसी बातें कर रहे हो? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये वे देवयानी जी नहीं है, कोई और देवयानी होंगी। नहीं नहीं रोशनी, ये वही देवयानी जी है, सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान। मुझे उनका चेहरा बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। देवयानी जी चाय और पकौड़े के प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, जी मैं ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान हूँ। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। अपनी सासू माँ के मुंह से सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान सुनकर के रोशनी के होश ही उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी सास सब इंस्पेक्टर थी जिसको वो पिछले 4 महीनों से अनपढ़ गंवार समझ रही थी। वह अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही है। मैंने उनको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहकर अपमान किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी, वह भी नौकरी करती थी। तभी रोशनी के मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती ना कराती तो बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने और आपका धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं। आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अब तो रोशनी की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ सब इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफा क्यों दे दिया था। देवयानी जी कहती है कि तुम्हें बचाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका देहांत हो गया। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बेटे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके देखभाल के लिए किसी एक का घर पर रहना बहुत जरूरी था। जब मेरे पति थे तो वो घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेते थे और वो हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी नौकरी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले ये सब कुछ नहीं संभाला जा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़े बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्च चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी।
देवयानी जी की बात सुनकर के रोशनी उनके पास आ जाती है और कहती है, माँ जी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन शायद तुमने सुनने की जुर्रत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताती। आज रोशनी को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गवार समझती थी, वह तो इतनी बहादुर और निर्भीक सब इंस्पेक्टर निकली। और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों को और गृहस्थी को और बूढ़ी सास को किस तरह से संभाला है, यह तो काबिले तारीफ है। और मैं एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं घर का कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान किया है। रोशनी कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता था कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चों, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, देवयानी जी ने सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बेटे को संस्कार दिया है, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज रोशनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू है। उसने अब सोच लिया है कि आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़कर बैठ जाएं। रोशनी की आंखों में आंसू देखकर देवयानी जी उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी को अपने से कम मत आंकना, चाहे वह नौकरी करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वह किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, हर किसी की जिंदगी में अपने संघर्ष है। अगर नौकरी नहीं कर रहा तो मतलब ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसको सब कुछ आता है? देवयानी जी की बात सुनकर के रोशनी अपनी सासू माँ से माफी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा भी करती है कि अब वह किसी को कम नहीं आंकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।